तो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ देवेंद्र फडणवीस इस वक्त मेरे साथ सीधे बातचीत करेंगे, क्योंकि चुनाव का नामांकन वापस लेने के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस हमसे रूबरू हो रहे हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज तक से मेरे इस शो में आज मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि चुनाव अब सर पर है, क्योंकि अब नामांकन वापस लेने का वक्त खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कि तारीख नजदीक आ रही है। हर तरीके से चुनाव प्रचार अब शुरू होने जा रहा है, लेकिन पर्चे वापस लेने का समय भी तो खत्म हो चुका है। लेकिन आप इस चुनाव को इस बार किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में आपकी घोषणा थी मैं वापस आऊंगा। इस बार का चुनाव आपके लिए किस तरीके से होगा? देखिए, हर चुनाव अलग ही होता है और इस बार भी महाराष्ट्र में हमारा 3 पार्टियों का गठबंधन है, सामने 3 पार्टियों का गठबंधन है, कुछ छोटियां पार्टियां भी लड़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर इस इलेक्शन का टोन ये सेट हो चुका है। लोगों ने एक प्रकार से अपना मन ये बनाया है और हमको ये लगता है कि भले ही चुनाव ये चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन हमको इसमें एज दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कि फिर एक बार हमारी महायुति की सरकार महाराष्ट्र में चुनकर आ रही है। नहीं, लेकिन सर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि महायुति में भी बगावत हुई है। आप बार बार ये कहते थे कि महायुति में हम सब लोग एक साथ में हैं, और बीजेपी में अगर किसी ने कह दिया कि नहीं भाई चुनाव इसी के साथ ही लड़ना है तो कोई बगावत नहीं करता है। लेकिन 36 जगह पर हमने कैलकुलेट किया था कि 36 जगह पर महायुति के सामने एक दूसरे के खिलाफ खड़े किए उम्मीदवार, कहीं बीजेपी के सामने शिवसेना का उम्मीदवार है, शिवसेना के सामने एनसीपी के उम्मीदवार है, कई बड़े बड़े उम्मीदवार भी वहां पर खड़े हैं। जैसे हमने देखा कि वहां पर समीर भुजबल अभी भी डटे हुए हैं। छगन भुजबल बगल वाली सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समीर भुजबल शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खिलाफ वहां पर चुनाव मैदान में उतर पड़े हैं। ये कैसे आप हल करेंगे? अभी भी आपकी बातचीत कुछ चल रही है, 3 बजे का समय खत्म हो चुका है। देखिए, कल से लेकर आज तक हमने इस पर बहुत काम किया। बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने फॉर्म्स वापस लिए हैं। अभी ये 36 जगह वगैरह बची नहीं है, शायद इक्का दुक्का जगह लोग बचे होंगे। बाकी सब जगह हमने इसको मैनेज किया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने सभी पार्टियों के एक दूसरे के सामने भी और अपने पार्टी के सामने भी बहुत सहकार्य हमको किया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि बगावत ये बहुत कम हो गई है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने सब कुछ, कल से आप मीटिंग कर रहे हैं। कल भी मैंने देखा कि आप पीयूष गोयल आपको मिलने आए थे, बोरिवली में आपके उम्मीदवार आपके खिलाफ खड़े होते, उसकी बड़ी दिक्कत हो गई थी, आखिरकार उनको वापस लेना पड़ा। आज सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें। लेकिन हम देख रहे हैं कि नवाब मलिक, जिनका आपने विरोध किया था, आपने कहा था कि नवाब मलिक को टिकट नहीं देना चाहिए, उसके बावजूद अजीत पवार ने आपके मना करने के बावजूद उनको टिकट दिया। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी का मैंडेट एनसीपी ने ठुकरा दिया? क्योंकि आप कहते थे कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अजीत पवार ने आपकी बात नहीं मानी नवाब मलिक के यहां पर। देखिए, मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अजीत पवार जी ने या उनकी पार्टी ने ये सही काम नहीं किया। उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए था। हमने उनको बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था, बावजूद उसके उन्होंने ये काम किया है। इसीलिए हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है। हमने वहां पर शिवसेना का एक कैंडिडेट भी डाल दिया है और हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम वहां पर शिवसेना का काम करेंगे, हम वहां पर एनसीपी का काम नहीं करेंगे। लेकिन असली बात तो यहां पर यह है ना कि सब लोग बात कर रहे हैं कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई होगी, एनसीपी के वर्सेस एनसीपी लड़ाई होगी, लेकिन असली लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की होने जा रही है। 288 में से 75 सीटें, और आप 148 सीटें आपके चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, उसमें से भी 75 सीटें ऐसी है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ है। और पिछली बार जब आपका सामना हुआ था एक दूसरे के सामने, तब 66 सीटें थी, उसमें से 50 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और इस बार लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि विदर्भ में तो कांग्रेस ने पूरा खेल खराब कर दिया था। और ऐसे में कांग्रेस आपकी बड़ी चुनौती है उद्धव ठाकरे, क्योंकि अब तक तो आप उद्धव ठाकरे पर वार कर रहे थे। देखिए, हमारे सामने चुनौती तो महाविकास आघाड़ी की है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। और मुझे लगता है कि
जिस प्रकार का कांग्रेस का परफॉर्मेंस लगातार सरकारों में रहने के बाद महाराष्ट्र में रहा है, एक प्रकार से कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी ये महाराष्ट्र में नीचे चली गई है। ये बात सही है कि लोकसभा में फेक नैरेटिव के भरोसे कांग्रेस ने अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश की है या अपना रिवाइवल घोषित किया है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं वो केवल सूजन है, वो रुकने वाली नहीं है। फिर एक बार ये फेक नैरेटिव को हमने ब्रेक कर दिया है और जनता हमारे साथ आई है। कांग्रेस को वापस भारतीय जनता पार्टी और महायुति परास्त कर देगी। नहीं, लेकिन सर प्रमुख मुद्दा यानी मुख्य मुद्दा यह है कि भाई चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। 2019 में सारी लड़ाई तो उसी को लेकर हुई थी, इसीलिए तो शिवसेना और बीजेपी में तकरार हुई। उद्धव ठाकरे कहीं और चले गए, आप कहीं और चले गए, फिर जो भी 2022 में हुआ। अभी देख रहे हैं हम लोग कि एकनाथ शिंदे अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके दोस्त राज ठाकरे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि उनके समर्थन से मुख्यमंत्री होगा और वो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। कैसे देख रहे हैं आप इस बात को, क्योंकि अभी तक किसी ने कहा नहीं है कि चुनाव के बाद क्या होगा। आप कैसे देखते हैं चुनाव के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, पहली बात तो यह है कि राज ठाकरे व्यक्तिगत रूप से हमारे मित्र है। अगर राजनीतिक बात करें तो लोकसभा में हमारे साथ रहे हैं, लेकिन विधानसभा में हमारे भी 70 उम्मीदवारों के खिलाफ उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना वजूद है, वो प्रयास कर रहे हैं। जहां तक मुख्यमंत्री पद का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत भूमिका यह है कि मुख्यमंत्री हमारी महायुति का बनेगा। मुख्यमंत्री महायुति के नेता बीजेपी के नेताओं के साथ बैठकर जो तय करेंगे वो बनेगा। मुख्यमंत्री महायुति का ही होगा। ठीक है देवेंद्र जी, क्योंकि हमें आपसे लंबी बातचीत भी करनी है तो हमारा एक अलग इंटरव्यू होगा। अभी तो फिलहाल आप मेरे शो में आए और आपने मेरे साथ बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये चुनौती काफी बड़ी है इस बार, महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।